दोस्तों, कुछ तारीखें कैलेंडर नहीं, पूरा का पूरा भूगोल बदल देती हैं। 26 दिसंबर 2004, ये महज एक तारीख नहीं थी, ये वो खौफनाक दिन था जिसने कुदरत का सबसे भयानक रूप हमारे सामने रख दिया। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो मौत और महाविनाश से शुरू होकर एक अभेद्य ताकत बनने पर खत्म होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जिसे 2004 की उस खौफनाक सुबह ने नक्शे से लगभग मिटा ही दिया था, जहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था। आखिर वही तबाह हो चुका द्वीप आज इंडो पैसिफिक रीजन में भारत का सबसे बड़ा और ताकतवर रणनीतिक गढ़ कैसे बन गया? इसका जवाब आपको इस विश्लेषण के अंत तक मिल जाएगा, और यकीन मानिए वो जवाब आपके रोंगटे खड़े कर देगा। भाग 1, महाविनाश। 2004 की वो सुबह। इस पूरे रहस्य को समझने के लिए हमें पहले उस तबाही के पलों को जीना होगा। 26 दिसंबर की वो सुबह ठीक 6 बजे लोगों को अचानक बेहद तेज झटके महसूस हुए। समंदर का पानी बड़ी अजीब तरह से करीब 3 किलोमीटर पीछे खिसक गया, और फिर महज चंद मिनटों के अंदर समंदर मौत बन के वापस लौटा। पानी की विशाल दीवारें तटों से आ टकराईं। जो लोग किसी तरह बच गए ना, उनके लिए अगले कई दिन सिर्फ नारियल के पानी और गूदे के सहारे जिंदा रहने की एक खौफनाक जंग बन गई। 9.3 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस विनाशकारी भूकंप की तीव्रता थी जिसने समंदर के सीने में भारी हलचल मचा दी थी। इस 9.3 तीव्रता के भूकंप ने 15 मीटर ऊंची लहरों को जन्म दिया। जरा इमेजिन कीजिए, 15 मीटर मतलब एक 5 मंजिला इमारत जितनी ऊंची पानी की लहरें। इन लहरों ने अंडमान और निकोबार की पूरी कोस्ट लाइन को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। भाग 2, तबाही और खौफनाक मंजर। साइंटिफिक बातों से हटकर अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें ना, तो मंजर और भी डरावना था। पूरा भूगोल बदल चुका था। कई द्वीप हमेशा के लिए पानी में समा गए। इंदिरा पॉइंट का एक बड़ा हिस्सा डूब गया। वहाँ का 97% मैंग्रोव जंगल पूरी तरह से तबाह हो गया। जो कभी बसते खेलते गांव थे, वो अब सिर्फ घोस्ट टाउन्स बन चुके थे। इस तबाही का असली दर्द कैंपबेल बे के ग्राम पंचायत प्रधान प्रहलाद सिंह के इन शब्दों में साफ झलकता है। उन्होंने कहा था, मैं नारियल के पेड़ पर चढ़ गया और विशाल लहरों को हमारे द्वीप की ओर आते देखा। सबसे खौफनाक पल वो था जब समंदर में लाशें तैरने लगी। घंटों पेड़ों पर लटके रहना और अपनों की लाशों को पानी पर तैरते देखना, ये एक ऐसा दर्द है जो 20 साल बाद आज भी लोगों को सोने नहीं देता। इन आंकड़ों को देखिए, कार निकोबार, कच्चल और कैंपबेल बे। सिर्फ कच्चल में ही 1600 से ज्यादा लोग लापता हो गए। वो समंदर में कुछ इस तरह गायब हुए कि उनका कोई सुराग आज तक नहीं मिला। उन्हें बस मृत मान लिया गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, ये वो पूरे के पूरे परिवार हैं जो अचानक दुनिया के नक्शे से ही मिट गए। भाग 3, रेस्क्यू ऑपरेशन सी वेव्स। लेकिन कहते हैं ना, घोर अंधेरे में ही सबसे तेज रोशनी उभरती है। जब सब कुछ खत्म हो रहा था, तब हमारी भारतीय सेना ने जो जज्बा दिखाया वो इतिहास में दर्ज हो गया। इस भयंकर तबाही के बीच शुरू हुआ ऑपरेशन सी वेव्स। हमारी नेवी ने तुरंत 32 जहाज, 7 एयरक्राफ्ट और 20 हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए। पोर्ट्स टूट चुके थे, इसलिए एम्फीबियस लैंडिंग क्राफ्ट्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा रुलाती है वो है कार निकोबार का एयरफोर्स बेस। इस बेस ने उस दिन अपने 111 वायुवीरों और उनके परिवारों को खो दिया था। लेकिन फिर भी अपने आंसू पोंछते हुए बचे हुए जवानों ने उसी टूटे हुए रनवे को ठीक किया और उसे राहत का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया। यही है हमारी सेना का असली जज्बा। भाग 4, जनजातियों पर गहरा प्रभाव। रेस्क्यू ऑपरेशंस के शोर के बीच एक और खामोश त्रासदी जन्म ले रही थी, जिस पर शायद मीडिया का भी इतना ध्यान नहीं गया। वो थी वहाँ की सदियों पुरानी जनजातियों का दर्द। सुनामी ने सिर्फ उनके घर नहीं तोड़े, बल्कि उनकी हजारों सालों से चली आ रही संस्कृति को तहस नहस कर दिया। निकोबारी और शोम्पेन जैसी जनजातियां, जिनका समंदर से गहरा नाता था, उन्हें अपनी जमीन छोड़कर रिलीफ कैंप्स में आना पड़ा। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प और दर्दनाक टकराव देखने को मिला। सरकार ने बिल्ड बैक बेटर अप्रोच के तहत उन्हें टिन की छतों वाले मजबूत और पक्के घर बनाकर दिए। लेकिन हुआ क्या? स्वदेशी निकोबारियों ने इन मॉडर्न घरों को साफ ठुकरा दिया। वो अपने उसी पारंपरिक तरीके से टूटे फूटे सामानों से बने झोपड़ों में वापस लौट गए। इससे एक बात साफ हो गई कि इंजीनियरिंग से आप मकान तो खड़े कर सकते हैं, लेकिन किसी जनजाति की सांस्कृतिक पहचान और उनकी आत्मा को कंक्रीट में नहीं ढाल सकते।
भाग 5 राख से सैन्य शक्ति तक। अब आते हैं उस टर्निंग पॉइंट पर। इस भयंकर त्रासदी ने एक बहुत बड़ा सबक दिया, जिसने एक तबाह हो चुकी जमीन को भारत के सबसे बड़े सामरिक हथियार में बदल दिया। तबाही के बाद सिर्फ घर नहीं बने, इस सुनामी ने इंडो पैसिफिक रीजन में भारत को अपनी रणनीतिक स्थिति पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया। और अब आपको आपके उस सवाल का जवाब मिलेगा जो हमने शुरुआत में पूछा था। खंडरों से उठकर कार निकोबार आज अंडमान और निकोबार कमान यानी ANC का मिडिल बैस्टियन बन चुका है। ये कोई नॉर्मल बेस नहीं है दोस्तों, ये भारत की इकलौती ट्राई सर्विस कमांड है, जहां हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। बंगाल के खाड़ी के बीचों बीच स्थित ये जगह पूरे इंडो पैसिफिक ऑपरेशंस के लिए एक स्प्रिंग बोर्ड की तरह काम करती है। सबसे जरूरी बात, मलक्का स्ट्रेट, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा व्यापार होता है, उस पर पैनी नजर रखने के लिए ये हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। चीन हो या कोई भी विरोधी ताकत, भारत की इस आर्क ऑफ पावर के सामने कोई भी हिमाकत करने से पहले अब 100 बार सोचेगा। तो देखा आपने, ये सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं है, ये अदम्य साहस और कभी न हार मानने वाले जज्बे का जीता जागता सबूत है। 2004 में जो आंसू बहे, जो बलिदान दिए गए, आज उसी राख से ये अजेय रणनीतिक ताकत खड़ी हुई है। ये बताता है कि आपदा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम हिंदुस्तानी सिर्फ उससे उभरना नहीं जानते, बल्कि उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना भी जानते हैं। तो दोस्तों, ये था महाविनाश से लेकर भारत की सबसे बड़ी रणनीतिक कमान बनने तक का पूरा सफर। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की इस बढ़ती ताकत से आने वाले समय में चीन की नीतियां बदलेंगी? अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही दमदार टॉपिक्स को गहराई से समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।